हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पेपर थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड है कि कब केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कौन से सन में केंद्र में स्थापित शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार क्या आता है दोस्तों इसमें से? तो शिक्षा विभाग आता है, या सांस्कृतिक विभाग आता है, या युवा कार्य एवं खेल विभाग आता है, या महिला एवं बाल विकास आता है दोस्तों। यानी ये सभी आता है दोस्तों किसमें? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार दोस्तों। सितंबर 1985 में किस मंत्रालय का गठन हुआ दोस्तों? तो मानव संसाधन मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। और देखिए, पेपर जो है आपके सभी पेपर से मिक्स, यानी जो खिचड़ी बोलते हैं ना, खिचड़ी बना के पेपर को बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग सभी पेपरों पर ध्यान दीजिए और उसमें से जरूर क्वेश्चन आ ही रहा है दोस्तों। विद्यालय शिक्षा में क्षेत्र में केंद्र सरकार के संगठन नहीं है दोस्तों। तो देखिए, SCRT जो है ना, वो नहीं है। SCRT केंद्र सरकार का नहीं है, ये स्टेट का होता है दोस्तों। बाकी आपके सभी जो हैं केंद्र सरकार के संगठन है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, तकनीकी क्षेत्र में संगठन नहीं है दोस्तों। तो तकनीकी क्षेत्र में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ नहीं है। बाकी ये है बेंगलुरु वाला है, और यहाँ मुंबई और यहाँ पे नई दिल्ली में भी है दोस्तों। निम्न जगहों पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान नहीं है दोस्तों। तो इटावा में नहीं है। बाकी ये प्रौद्योगिक मतलब भारतीय मतलब IIT दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इटावा में दोस्तों। बाकी सभी जगह आपका राइट आंसर है। अब तक देश में कितने केंद्रीय विद्यालय हैं दोस्तों? तो 885 दोस्तों। फिर आइए, केंद्रीय विद्यालयों में कितने क्लास तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है दोस्तों? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 8 क्लास के बच्चों तक के निःशुल्क शिक्षा दी जाती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, बी नंबर, यानी यहाँ पे होना चाहिए 1953, ठीक है। और कहीं कहीं 52 भी देखता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा दोस्तों। निम्न में से विद्यालय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से विद्यालय कौन सा नहीं है? तो डायरेक्ट देखने को मिल रहा है विश्वविद्यालय। बाकी ये सब क्या है? विद्यालय है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय यानी ये नहीं होंगे दोस्तों। निम्न में से ओपन विश्वविद्यालय है, तो ओपन राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय हो जाएंगे दोस्तों। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्य मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री हो जाएगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको पता है 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया फिर से और उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया दोस्तों। राज्य शिक्षा संबंधी मामले को कौन देखता है दोस्तों? तो राज्य शिक्षा संबंधी मामले को राज्य शिक्षा मंत्री देखता है दोस्तों। शिक्षा संबंधी अधिकार 3 स्तरों पर काम करते हैं, उनमें से एक नहीं है दोस्तों। तो पंचायत स्तर का नहीं है दोस्तों, बाकी सभी हैं दोस्तों। जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आइए, शिक्षा मंत्री का कार्य क्या है? तो शिक्षा मंत्री का कार्य ये सभी हैं दोस्तों। वीडियो को देखकर आप रुक के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, SCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। SCERT की स्थापना, देखिए ये पेपर थर्ड का क्वेश्चन है और पूछा गया था किसमें? पेपर फर्स्ट में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इसको आप सन याद कर लीजिएगा दोस्तों। सन इसका जो है 1961 की ये बात कर रहा है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, SCERT सभी राज्य का अलग अलग है। तो यहाँ पे ये SCERT कहाँ का जो है, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते ये कहाँ का है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस पर आप ध्यान रखिएगा, SCERT हर जगह के आप पढ़ लीजिएगा, मतलब अपने राज्य के मतलब यूपी के SCERT की स्थापना जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में आता भी है दोस्तों। SCERT की उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो इसमें 9 सदस्य थे। UGC में 9 सदस्य। डाइट का फुल फॉर्म आपको पता है, अब पूछा भी गया पिछले पेपर्स में दोस्तों। आइए नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है दोस्तों। प्री सर्विस का अर्थ है, प्री सर्विस का अर्थ तो दोस्तों सेवा पूर्व। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों उसमें 12 सदस्य हैं, सॉरी 15 सदस्य हैं। कितने? 15, यानी C। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में जो सदस्य हैं उनमें स्त्री और पुरुषों की संख्या कितना है? तो 15 है। तो आप जान लीजिए 11 और 4 के सदस्य, यानी A नंबर हो जाएगा, सॉरी 4 और 11 का। नेक्स्ट चलें दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 5 सदस्यों को संसद द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य राज्यसभा से और कितने सदस्य लोकसभा से मनोनीत होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 2। अब आइए, शिक्षा को किस सूची में जोड़ा गया, समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? तो 1976। शिक्षा को अभी समवर्ती सूची में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसपे राज्य और केंद्र सरकार दोनों इसको कानून बना सकते हैं दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। NPS का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन देखने को मिला है।
और 614 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा था और राज्य सरकार के दायित्व पर था, वह कब तक था दोस्तों? तो 1960 तक ही था। उसके बाद समवर्ती सूची में इसको लाने के प्रयास कर दिया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में की गई रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो शिक्षा बिना बोझ का, जो पिछले पेपर में पूछा भी गया था और जो कह रहे थे कि इसका आंसर गलत है, देख लीजिए ये आपके पेपर में इंक्लूड है दोस्तों। माध्यमिक केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1960 में दोस्तों। नेक्स्ट आइए, किस सिफारिश पर भारतीय सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना बनाई? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी वेतन आयोग की सिफारिश पर। एनबीएस कब? तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, 1985। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 346। विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा की सुधार कब हुई थी दोस्तों? तो 87-88 में। ध्यान रखिएगा, इसी में हम लोग का एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें योजना लागू की गई थी उस समय। माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, यानी सभी। भारत में कितने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं? तो 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। और देखिए यहाँ पे एक जिला स्तरीय विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी ये सभी हैं तीनों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय समझे जाने वाली संस्था का निर्माण गठन किसके द्वारा हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। वैसे विश्वविद्यालय जो कॉलेज की मान्यता देने तथा संचालन करने तथा उन विश्वविद्यालयों को कहा जाता है सभी। इसमें सभी यानी संवर्धित विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय, संघात्मक विश्वविद्यालय सभी थे दोस्तों। वैसे विश्वविद्यालय जो स्वयं सारे काम करें, जैसे टीचर की नियुक्ति, कक्षा का संचालन, इत्यादि, वह सभी क्या है दोस्तों? ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम एकात्मक विश्वविद्यालय, जो सभी तरह का काम अपने से ही करें। नेक्स्ट आइए दोस्तों, संवैधानिक कॉलेज किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, संघात्मक विश्वविद्यालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो 215। राज्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राज्यपाल होता है, यानी राज्य के गवर्नर होते हैं दोस्तों। राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं दोस्तों। कुलपति की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है? तो 3 से 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। विश्वविद्यालय में 3 संस्थाएं होती हैं, उनमें से एक नहीं है दोस्तों, तो अध्यक्ष परिषद जो है नहीं है, बाकी सब सीनेट, सिंडिकेट, कार्यकारिणी परिषद और संकाय तीनों है दोस्तों, ठीक है। विश्वविद्यालय के गठन किसके सिफारिश पर हुई दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कोठारी कमीशन के अंतर्गत हुई दोस्तों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विद्यालय शिक्षा की ढांचा क्या थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और शिक्षा निदेशक दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सबसे पुरानी संस्था का क्या नाम है दोस्तों? तो केंद्रीय सलाहकार परिषद। अब आइए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? तो वो हो जाएगा 1921 में दोस्तों। ध्यान रखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिश पर खत्म किया गया दोस्तों। तो इसका ध्यान रखिएगा, रिट्रेचमेंट समिति के सिफारिश पर इसको खत्म कर दिया गया दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद में पुनः की सिफारिश पर संगठित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हताक समिति। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा 1945 वाला नहीं है, यहाँ पे 1955 ही होगा, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहा है, यदि अखिल भारतीय परिषद की बात करें तो 1945 आप राइट लगाइएगा, ठीक है दोस्तों, जो पूछा भी गया है पिछले ईयर्स में दोस्तों। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा के कितने सदस्य हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ माध्यमिक की बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय परिषद की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ हो जाएगा 22। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा सलाहकार दोस्तों। राज्य में शिक्षा सचिव होते हैं दोस्तों, तो वरिष्ठ IAS अधिकारी जो होते हैं वो राज्य के शिक्षा सचिव होते हैं दोस्तों। शैक्षिक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्तर है दोस्तों, तो डी सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत नहीं, यहाँ पे क्या की योजना कब लागू किया गया? तो 87-88 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया दोस्तों? तो 2001 में। शिक्षण में पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों वो है हमारा छात्र कल्याण की उन्नति। पर्यवेक्षण मुख्य रूप से होना चाहिए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, निवारण और सुधारक दोनों होना चाहिए दोस्तों। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है दोस्तों तो बालक की प्रभावी ढंग से सिखाने में। आइए दोस्तों, स्कूल प्रशासन की सबसे बड़ी आलोचना यह है तो दोस्तों वह नेतृत्व करने में विफल होते हैं दोस्तों। इसकी PDF आप लेना चाहते हैं दोस्तों तो इस नंबर पर आप कर लीजिए। गलत नंबर हो गया, ये 55 है, ये 2 है, ये 2 है। देखिए 748852 नहीं 7488558252 बिल्कुल फ्री में ये PDF आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए, प्रभावी पर्यवेक्षण के द्वारा इंगित किया जाता है दोस्तों, तो शिक्षण एवं पर्यवेक्षण के बीच के अच्छे संबंध के द्वारा स्कूल नीति निर्धारित की जानी चाहिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा समाज के तथा शिक्षकों के द्वारा। लोकतांत्रिक का अर्थ है दोस्तों तो सबको समान अधिकार, भागीदारी, सहयोग और सभी यानी सभी हो जाएगा दोस्तों। प्रबंधन का कार्य क्या है दोस्तों? प्रबंधन का कार्य होता है देखभाल करना दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्या होता है अर्थ इसका? देखभाल करना।
अधिकारी प्रशासन में कौन सी विशेषता होती है? तो दोस्तों अब इसमें हो जाएगा साझा करना, सभी से बातें को क्या करते हैं, साझा करना है। ये सब क्या है, निगेटिव कमेंट है, हटा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट आइए, प्रशासन के मुख्य प्रकार होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। और वह 3 प्रकार जो होते हैं, देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, निर्देशात्मक प्रशासन, सत्तावादी प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन। लाइसेंस प्रशासन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसी साझेदारी पर। हस्तक्षेप प्रशासन पर आधारित है दोस्तों, तो इसका बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ठीक से पढ़ लीजिए, बी आपसी साझेदारी दोस्तों। किसने कहा? पर्यवेक्षण शिक्षण के नियंत्रण करने के लिए नहीं, बल्कि सहकारी रूप से काम करने के लिए है दोस्तों। तो ये कथन है किसका? हे एंड फॉरसीट का। गुलिक और आणविक के अनुसार प्रशासन के तत्व हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 7। स्कूल बजट शामिल है दोस्तों, स्कूल बजट में दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी सी हो जाएगा विकास व्यय और गैर विकास व्यय। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेरी एंड फ्रैंकलिन। नेक्स्ट आइए दोस्तों, कार्यक्रम के सभी तत्वों को बीच सामंजस्य लाना है, किसका? समन्वय का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण आमतौर पर डैश द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानाचार्य। पर्यवेक्षण की अंग्रेजी होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर स्पेलिंग देख लीजिएगा। सुपरवाइजर किससे बना है? तो सुपर प्लस विजन से बना है दोस्तों। और सुपर का अर्थ होता है दोस्तों, सुपर का अर्थ होता है उच्च, और विजन का अर्थ होता है दोस्तों दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विद्यालय में प्रशासन और प्रबंधन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी? प्रधानाचार्य की। प्रधानाचार्य को सर्वप्रथम किस रूप से गिनती की जाती है, मतलब होती है, तो उनको एक शिक्षक के रूप में काउंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, विद्यालय में देश नागरिकों का निर्माण करना चाहिए, भावी नागरिकों का, ठीक है दोस्तों। गुणवान नागरिक और धनवान नागरिक, यहाँ से गलत हो जाएगा, भावी नागरिक यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। प्रधानाचार्य के पर्यवेक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कार्यों को करने पड़ते हैं, तो देखिए उनको अवलोकन भी करना पड़ता है कक्षा का, सर्वेक्षण भी करना पड़ता है, और उनको पर्यवेक्षण प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण भी करना पड़ता है, यानी ऑल ऑफ दीज दोस्तों। कक्षा शिक्षण का अवलोकन करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानाचार्य तथा शिक्षक के बीच सद्भाव बनाने की दृष्टि से, शिक्षक की प्रगति मूल्यांकन के दृष्टि से, और ये इसके यानी सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे दोस्तों। आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। एक संस्था के प्रधानाचार्य के गुण हैं, तो सभी होते हैं, कुशल भी हैं, समक्ष भी होते हैं, और सक्षम भी होते हैं, और सफल नेतृत्व भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। किसी भी संस्थागत शासन का रीढ़ होता है दोस्तों, तो वहाँ के जो है प्रशासन क्या हो जाएगा दोस्तों? वहाँ के शिक्षण कार्य के अवलोकन करते समय प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो सहायक सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं, यानी टीएलएम का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छात्रावास को अवलोकन करते समय प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, छात्रावास को सफाई देखनी चाहिए, तथा उनमें साफ सुथरी भोजन हो रही है, ये भी देखना चाहिए हो रही है कि नहीं हो रही दोस्तों। प्रधानाचार्य को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, किसने कहा था दोस्तों? तो इसका रायवर्धन ने कहा था दोस्तों। क्या प्रधानाचार्य को क्या प्रधानाचार्य को कार्यालय आलेख का पर्यवेक्षक है? तो दोस्तों रोज करना चाहिए उनको, ठीक है दोस्तों। पर्यवेक्षण है तो एक क्या है दोस्तों? एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, एक जवाबदेही को ध्यान रखा जाता है, और इसमें निदान और दृष्टि किया जाता है, यानी दोस्तों इसका सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंधन का अंग्रेजी मैनेजमेंट होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट की स्पेलिंग आप सही से देख लीजिएगा, MENEGEMENT, ये भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन डाला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन भी भरे क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। प्रबंधन आधारभूत समन्वय एवं संचालन प्रक्रिया है, जिसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं, इसका कथन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी मैकफार्लैंड का। प्रबंधन का क्षेत्र है दोस्तों, तो बहुआयामी है दोस्तों। प्रबंधन की विशेषता है दोस्तों, तो सभी हो जाएगा। शैक्षिक प्रबंधन का कार्य क्या है दोस्तों? सभी हो जाएगा। वांछित उद्देश्यों को पूर्ति के लिए निर्मित एवं उपयुक्त ढांचा वाला तंत्र प्रबंधन कहलाता है, यह किसने कहा था दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी किशन चंद्र। शैक्षिक प्रबंधन का सोपान है दोस्तों, तो सभी हो जाएगा। प्रबंधन का साधारण अर्थ है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा व्यवस्था करना। आधुनिक प्रबंधन का विकास किस सदी में हुई थी दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 19वीं सदी में हुई थी। प्रबंधन कैसे पनपा दोस्तों? तो देखिए, प्रबंधन का उत्पन्न वाणिज्य और व्यापारिक दोनों से हुआ दोस्तों। आधुनिक प्रबंधन का श्रेय किसको जाता है? तो अरिंदम चौधरी का। आधुनिक प्रबंधन का विकास के जनक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, हेनरी फ्योल। भारत के प्रबंधन के जनक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अरिंदम चौधरी। आधुनिक प्रबंधन के गुरु हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछा जाएगा, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पीटर टेकर। यहाँ आधुनिक प्रबंधन का गुरु पूछा गया है, यहाँ भारत में प्रबंधन का जनक पूछा गया है, यहाँ आधुनिक प्रबंधन के जनक पूछा गया है, आधुनिक प्रबंधन को श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी अलग अलग है। प्रबंधन का हृदय है दोस्तों, तो अभिप्रेरणा है। प्रबंधन का निर्णयन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्य। शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले तत्व हैं दोस्तों, तो सभी हो जाएगा दोस्तों। आइए, विद्यालय के मस्तिष्क कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानाचार्य होता है। विद्यालय के नारी तंत्र कौन होता है दोस्तों? तो वहाँ के क्या हो जाएगा? अध्यापक होते हैं दोस्तों। उत्तम प्रकार के पुस्तकालय, उत्तम विद्यालय की पहचान
किसका कथन है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा पीटर्समैन। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, तो इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सर्वांगीण विकास, नैतिक विकास और व्यक्तिगत विकास, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंधन संस्था में पद सोपान और सर्वोच्च स्थान कौन होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रधानाचार्य। विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है दोस्तों, कैसी प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा, संकुचित, विशिष्ट, अमूर्त, सभी हो जाएगा दोस्तों। स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई थी दोस्तों। स्कूल एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है स्कूल होता है दोस्तों, सॉरी, स्कूल का अर्थ होता है अवकाश, ग्रीक शब्द में अवकाश उसका अर्थ होता है दोस्तों। और स्कूल प्रबंधन निम्न में से है, तो दोनों है दोस्तों, क्या कला भी है और विज्ञान में भी है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, मानव संसाधन नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, धरती मानव संसाधन नहीं है, बाकी प्रधानाचार्य, अध्यापक और छात्र सब मानवीय संसाधन है दोस्तों। उत्तम कक्षा प्रबंधन के किस संस्थान के महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों? तो शिक्षक का हो जाएगा। उत्तम कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक दायित्व हैं, तो ध्यान रखिएगा, हमेशा समय पर कक्षा में आना चाहिए और किसी भी छात्र को नाम से संबोधित करना चाहिए, बैठने से उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ऑल ऑफ दी हो जाएगा दोस्तों। उत्तम कक्षा के शिक्षक उत्तरदायित्व होते हैं दोस्तों, तो दी हो जाएगा दोस्तों। भौतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो स्कूल के फर्नीचर जो होते हैं, पुस्तकालय, खेल के मैदान, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन होते हैं स्कूल के। अच्छे विद्यार्थी के अच्छे स्कूल के उपज होते हैं, ये किसका कथन है? डॉक्टर जसवंत सिंह का। भौतिक संसाधन का महत्व है दोस्तों, तो उद्देश्य को पूर्ति करना, व्यक्तिगत प्रभाव डालना, शिक्षण का वातावरण अभिन्न अंक करना और सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। 40 से 50 छात्रों को बैठने के लिए कमरा का जो माप होता है वो कितना होना चाहिए? तो 30 बाई 40 का होना चाहिए दोस्तों। छोटे मैदान में खेले जाने वाले खेल को, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भवन, विद्यालय भवन की विशेषता है पर्याप्त स्थान, आर्थिक सुविधा और लोचनशीलता, यानी सभी होता है दोस्तों। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उनमें से एक स्तर नहीं है, तो ये तीनों स्तर हैं दोस्तों, इनमें से एक स्तर कोई ऐसा नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए, शीर्ष स्तर के प्रबंधन में, तो देखिए शीर्ष स्तर के प्रबंधन में निर्देशन मंडल भी शामिल होता है, प्रबंधक, निदेशक, जनरल मैनेजर, यानी ये तीनों चारों लोग जो हैं वह शीर्ष स्तर के प्रबंधन में शामिल होते हैं दोस्तों। निम्न स्तर के प्रबंधन में कौन शामिल होता है? सुप्रिटेंडेंट, लेखाधिकारी, फॉरमैन और ये हो जाएंगे सभी, यानी ये 3 लोग होते हैं दोस्तों। मध्य स्तर के प्रबंधन में कौन शामिल होता है दोस्तों? तो ये भी हो जाएगा सभी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रबंधन कौशल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो 3-4 प्रकार होते हैं। शिक्षण प्रबंधन के कितने उपागम हैं दोस्तों? तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों 3, सॉरी, शिक्षा प्रबंधन के 7 उपागम होते हैं, 7। नेक्स्ट आइए, किसके अनुसार कक्षा कक्ष संगठनात्मक कार्य प्रणाली है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन्स बॉक्स के अनुसार। कक्षा कक्ष के घटक कौन नहीं है दोस्तों? तो स्टिक्स नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें, स्टिक मतलब छड़ी नहीं है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की समस्या है दोस्तों, तो अपर्याप्त प्रकाश व मोबाइल संचार, कक्षा में अत्यधिक भीड़, नित्य दिन चर्चा का अभाव, यानी ये सभी दोस्तों। कक्षा कक्ष की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो प्रभावशाली अध्यापक के लिए और समय के सदुपयोग के लिए और दोनों के लिए, सभी के लिए, यानी यहाँ सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सभी के लिए दोस्तों। अंतर्द्वंद, ये अंतर्द्वंद वाला जरूर चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कथन ये जो है ना ग्रीन्सबर्ग बॉन्ड का, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आइए, अंतर्द्वंद के 3 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, इनमें से एक नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। और पिछले पेपर्स में अभी जो 2 पेपर हुए हैं उसमें इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और शायद आप देखे भी होंगे कि ये सब क्वेश्चन पिछले पेपर्स में भी पूछे गए हैं और इसके प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। और हमने क्या कहा सर, पढ़ना 100 क्वेश्चन है, लेकिन करना कितना है? 75, तो 25 क्वेश्चन तो टॉप रहेगा ही, आप कितना भी ढूंढोगे 25 क्वेश्चन तो टॉप रहेगा ही, कि आप छोड़ो, ठीक है। और 25 नहीं होगा तो 30 या 35 क्वेश्चन तो जरूर टॉप रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो चालाक लोग हैं वो क्या करते हैं, जो पहले इजी आता है उसको करते हैं, टॉप वाले को भी छोड़ के रखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अंतर्द्वंद के स्वरूप है, तो देखिए प्रक्रिया भी है, विपक्ष भी है, अनिवार्य भी है, यानी सभी है दोस्तों। और लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं कि प्रधानाध्यापक को बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक गुण होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा खोज की अभिवृत्ति, परिश्रमी, व्यक्ति की सरकारी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। प्रधानाध्यापक उत्तरदायित्व नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, बिजली की आपूर्ति के लिए, यहाँ सभी के लिए है, आपूर्ति प्रबंधन के लिए है, वित्त प्रबंधन के लिए है, पुस्तकालय के लिए है, लेकिन बिजली की वो तो दूसरा कोई देखेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट, प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो शराब पीना, ये सब चीज़ें मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू। और फिर यदि देखिए हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, अब जो हमें जहाँ आंसर मिल रहा है मैं ज़रूर उस आंसर को करा रहा हूँ दोस्तों। यदि आपको
नहीं परफेक्शन है, मतलब परफेक्ट नहीं हो रहे, तो आप गूगल भी करिए और मुझे भी भेजिए और मैं भी अपना गूगल करूँगा, ताकि देखते रहूँगा दोस्तों। लेकिन गलत कमेंट ना कीजिए कि आधे के आधे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि मैं जो आंसर की कराया हूँ उसमें से 10-15 क्वेश्चन जरूर गलत होंगे, लेकिन बाकी सब सारे सही हैं, परफेक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और जिनको PDF लेना है मैंने नंबर दे दिया था, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पेपर करिए, मन लगा के पेपर कीजिए। धन्यवाद।